बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अदालती बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस अमामुल काज़ियान काजी यहिया अफरीदी साहब को कि वो 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करने हैं, उस हवाले से उन्होंने कुछ अपनी तफजात रखे थे। वो तफजात ज़ाहिर है उनके अपने नहीं थे, बल्कि वो लीगली आइनी और कानूनी नुकात पर उन्होंने वो तफजात उठाए थे। उसके साथ जस्टिस बाबर इफ्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है, और वो ख़त उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जो ट्रांसफ़र किए गए जजेस, तबादला किया गया जजेस का, उन के हवाले से उन्होंने ख़त लिखा है। इस पर मैं आपसे बात करूँगा। और फिर जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त लगाने के हवाले से ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपनी मुद्दत मुलाजमत को पूरी कर चुके हैं, और उनकी जगह एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए जाएंगे। इस हवाले से कि वो कौन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किन के नाम ज़ेर गर्दिश हैं, क्या काजी फाइज ईसा, सबसे जो अहम सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि काजी फाइज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का ओहदा कबूल करेंगे। गुज़र रोज़ मेरे उनके जो करीबी थे, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था इस हवाले से, तो उन्होंने जो मुझे बताया, इस पर बात करूँगा कि बताऊँगा आपको कि क्या वो इसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे या इनकार करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ को इस वक्त जो अदालती बहरान पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में इस वक्त शिद्दत का बहरान है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे कबल इतना शदीद बहरान पाकिस्तानी अदलिया में पैदा हुआ हो। हाँ, 97-98 की बात करें तो उस वक्त अदालती बहरान था, लेकिन उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस सजाद अली शाह, उन्हें इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा था। लेकिन अब की बार जजेस इस्तीफ़े नहीं दे रहे। जजेस मैदान में रुक कर वो कह रहे हैं कि हम आइनी और कानूनी तौर पर अपनी जंग लड़ेंगे, बरसूर जंग लड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग अदलिया की आज़ादी की जंग है। ये वो जजेस हैं जिन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, जो प्रेशर में नहीं आ रहे, जो दबाव में नहीं आ रहे, जो ये चाहते हैं कि बरसूरत इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की सुपरमेसी हो, आइन और कानून की सरबुलंदी हो। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, अब ये 4 जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, अब मज़ीद जजेस इनके साथ, और जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, और जजेस इनके साथ खड़े हैं इस जंग में। लेकिन जो कराची से तल्लक रखने वाले जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के बारे में ये कहा जाता है, मैं उनका जो माजी है उसको अगर मैं सामने रखूं और आपके सामने बयान करूं, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हमेशा हवा का रुख देखकर उस जानिब पलटा खाते हैं। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े थे। उन्होंने उस वक़्त उस बेंच का हिस्सा थे, और वो उसमें मोहर तस्दीक सबत की जो उस बेंच ने फैसला दिया था, उन्होंने इख्तलाफ भी नहीं किया था। अज़ाबाद जब काजी फाइज ईसा, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट का वक्त करीब आया, तो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हुए, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर फिर काजी फाइज ईसा के साथ उन्होंने पलटा खाया, और फिर उनके वो दाएं बाएं नजर आने लगे। उनके साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जिनके ये मैं नहीं कहता, लेकिन कराची के जो वकला हैं और वकला कम्युनिटी है हमारी, वो ये कहती है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के हवाले से अगर बात की जाए तो बाय वन गेट फ्री का मामला यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ जस्टिस हसन अजहर रिजवी अपना वोट डालते हैं। जब काजी फाइसा के रिटायरमेंट का वक्त करीब आया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, नाज़रीन आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों वाला बड़ा ही आम केस जिसकी समाअत हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद तो नहीं हुआ। लेकिन उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह फ़कत यही थी माफ़ी चाहता हूँ, उसकी फ़कत वजह यही थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को लगा था कि जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि अभी तक 26वीं आईनी तरमीम कहीं ज़मीन पर मौजूद नहीं थी, कहीं उसका कोई रियलिटी हक़ाइक़ से उसका ताल्लुक़ नहीं था, उसकी फिजिबिलिटी भी नहीं अभी हुई थी। लेकिन जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम आई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हमेशा की तरह पलटा खाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ खड़े हो गए और बाय वन गेट फ्री वाला मामला यहाँ भी लागू हुआ। तो जो गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा गया था उसमें ये कहा गया था कि फुल कोर्ट की तश्कील ना की जाए उस वक़्त तक जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला ना हो जाए। ये कैसे है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का मैं आज ट्वीट पढ़ रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट लिखा कि क्या इन जजेस को जिन्होंने ख़त लिखा, इन जजेस को फुल कोर्ट में बैठना चाहिए क्योंकि ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो बासाद एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जहिया अफरीदी या जो अमामल काजियान हैं उन्हें ये केस सुनना चाहिए, जो डायरेक्टली 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं? तो फिर वो केस कैसे सुने? ख्वाजा साहब, एक तरफ तो आप रोना रोते हैं कि इख्तियारात के मामले के इख्तियारात के हवाले से कहते हैं। अगले रोज़ उन्होंने एक और ट्वीट किया कि मैं जब किसी का नाम लेता हूं, एक बिजनेस टाइकून का, मलिक रियाज का, तो टीवी मीडिया उसको मुकम्मल ब्लैकआउट कर देता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, जहां जहां बैरिया टाउन है उसके साथ एक और भी हौसिंग सोसाइटी जुड़ी हुई है जिसे डीएचए के नाम से जाना जाता है। क्या कभी आपने डीएचए का नाम लिया? नहीं। आप इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। तो जो बादशाह एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब जो बीक की नशिस्तों पर असम्बली में पहुंचे, तस्मू के साथ लटक कर असम्बली में पहुंचे, वो उनको उनकी औकात के मुताबिक रखा जाता है, उससे ज़ायद नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, ये जो टोटल सिचुएशन थी ख़त लिखने वाली, उसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस तरमीमुल्ला ने कहा कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो जाए, क्योंकि 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हैं और इस वक्त आईनी बेंच उस केस को सुन भी रहा है। फ़रीक़ैन को, मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। जब 8 जजेस आएंगे तो फिर अगर वो फुल कोर्ट, ये लामाला केस फुल कोर्ट के सामने जाएगा, अगर 8 जजेस आते हैं तो फिर वो 8 जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी होंगे वो कैसे फैसला देंगे कि 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हकूक से मुतसादम है? हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल, बेशुमार नज़ायर आपको मिल सकती हैं कि वहाँ पर जब इंदिरा गांधी ने एक बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम 21वीं तरमीम लाई, 21st तरमीम अमेंडमेंट लाई, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो 8 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं, एक तो पहले से ही अदलिया पर से हमारी आवाम का जो इत्माद है वो उठ चुका है। अदलिया का वक़ार मुजरू हो चुका है। अदलिया पर कोई इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। उस ख़त में ये भी कहा गया कि जब तक इसका फैसला ना आ जाए उस वक्त तक जुडिशल कमीशन का इजलास रोक दिया जाए। लेकिन ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम लाई थी, क्या वो इस इजलास को रोकेंगे? हरगिज़ नहीं, वो करेंगे इजलास को। और 8 जो जजेस हैं उनकी तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो जाएगी। उसमें जस्टिस आमर फारूक आएंगे, जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान से आएंगे, सिंध से 2 मुमकिन है के आगा आ जाए जो आईनी बेंच के सरबराह हैं। अब तो शायद जो अभी जजेस बने हैं वो भी आ जाए, एडिशनल जजेस जिनकी कंफर्मेशन नहीं हुई। यहाँ पर तो आइन और कानून कौन देखता है? लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस लाए जाएंगे, आलिया नीलम नहीं आएंगी। इसकी वजह यह है कि आलिया नीलम को यहाँ लाने से वो मोर्चा खाली हो जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का, और किसी सूरत में ये जो
हुकूमत फॉर्म 47 के जो खड़ी है उनके अलस्टक शुदा शलवारें पहनकर, ये मोर्चा खाली ये इनको गवारा नहीं कि लाहौर हाई कोर्ट का मोर्चा खाली करे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबर सत्तार है, उन्होंने ख़त लिखा है। नाज़रीन, मैं आपके सामने ख़त रखता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा है कि जस्टिस ख़त में चीफ जस्टिस अमर फारूक के हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील को भी गैर कानूनी कह दिया। उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन भी वापस लिए जाने के लिए कहा गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का जिक्र भी किया। इसके साथ सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को नोटिफिकेशन जारी करना भी गैर कानूनी कहा गया है। बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के हल्फ उठाए ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी और गैर आईनी है। यह भी कहा गया कि ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफ़र आर्जी है या मुस्तकिल है। आर्टिकल 194 के तहत हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी जजेस ने अपनी अपनी हाई कोर्ट्स का हल्फ उठा रखा है। हल्फ में तीनों जजेस ने कह रखा है कि वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में बतौर जज अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया जो उठाना ज़रूरी था। हल्फ के बगैर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। उनको हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। आइन के आर्टिकल 194 के तहत बतौर चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी थी कि आप तीनों जजेस से हल्फ लेते। बगैर हल्फ जजेस से जुडिशल और इंतजामी काम लेना उनके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस बनेगा और बन सकता है। उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं आपको नाज़रीन खबर देता हूं कि बन सकता है नहीं, बनेगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 200 वाजिया कैटेगोरिकली ये कहता है, क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि कोई भी जज किसी दूसरी हाई कोर्ट से तबादला किया जाए, उसका ट्रांसफ़र किया जाए, तो उस मुतलका हाई कोर्ट में उसे हल्फ उठाना है। 194 भी ये कहता है। अब ये मामला खुलेगा, इसकी आईनी तशरीह कर रही है, तो इनके लिए सुबकी का ये बायस बनेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस लिहाज से 9वें नंबर के जज जस्टिस खालिद सुमरो को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। बेतुके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। जस्टिस बाबर सत्तार तो फट बड़े को आइनी माहिरीन हैं, आइनी और कानूनी माहिर हैं। वो जब वो जस्टिस नहीं बने थे तो उससे पहले वो केसेस लड़ा करते थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल पर अपना वो एज ए एनालिस्ट भी बैठते थे, तज्जिया भी देते थे, और कानून और आइन पर उनकी बड़ी ग्रिप है, बड़ी गिरफ्त है। ये निकात तो उन्होंने उठाए हैं। ये भी कहा गया कि आप इत्फाक करेंगे कि जजेस भी स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल के इतने ही पाबंद हैं जितना हम एग्जीक्यूटिव को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ हो रहा है। जस्टिस अमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और ये लोग उनके बारे में कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता कि उन्होंने हर मौके पर सहूलतकार का किरदार अदा किया, और उनकी सहूलतकारी वाजिया तौर पर नज़र आती थी। जो वो सहूलतकारी करते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हों या फिर बेंचेस की तश्कील हो, नए जजेस आने के बाद जजेस रोस्टर जारी करना हो, फौरी तौर पर सीनियरिटी के उथल पुथल कर दिया गया, सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील कर दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन है, मामला बड़ा गंभीर है, और ये आइन और कानून की बालादस्ती होगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये जजेस, ये 4, 6, 8, 10 जजेस नहीं हैं, ये तादाद हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। नाज़रीन, और भी बताएं आपको कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा इस वक्त खाली है, उसके लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, और काजी फाइसा के हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उनका नाम पेश किया है, जस्टिस नासिर मुल्क का नाम पेश किया है नून लीग ने, लेकिन जस्टिस काजी फाइज साबक जो चीफ जस्टिस हैं, माजी के काजी सियारो जज पाकिस्तानी अदलिया की तारीख के, मेरा उनसे डायरेक्टली रब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन उनके करीब के जो लोग थे उनसे मेरा रब्ता हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या काजी फाइसा चीफ इलेक्शन कमीशनर का ओहदा कबूल करेंगे, तो उनका कहना था कि वो हरगिज़ अब किसी ओहदे पर नहीं काम करेंगे। उन्होंने जो सर्व करना था वो कर लिया, ये अल्फाज थे उनके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही है जो मैंने आपसे
शेयर किया, आपके सामने मैंने रखी। चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला, जस्टिस बाबर अस्तार का मामला, आइन और कानून की सुपरमेसी का मामला, और दीगर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, कौन कौन से उनके साथ मिले हैं और तादाद बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। आप अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है कि आप शाद आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें, खुशियाँ आपके घरों का मुस्तकिल मस्कन हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।